फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 19 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ में बताया गया है पेगासस स्पाईवेयर, जो कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप का स्पाईवेयर है। तो उन्होंने कुछ 300 मोबाइल फ़ोन्स टारगेट किए थे, इंडिया में टैप किया था उन्हें, जिसमें से 2 मिनिस्टर्स के भी हैं, 3 अपोजिशन लीडर्स के भी हैं। तो बस आपको ये पता होना चाहिए पेगासस स्पाईवेयर है और ये इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप का है। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी बैंक प्लान इंडिया ऑपरेशंस टेक्स कोऑपरेटिव रूट टू गेट अराउंड आरबीआई रूल्स। तो क्रिप्टो करेंसीज के लिए आरबीआई ने बैन लगा दिया था कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद ये बैन हटा दिया था। और बजट में भी ये अनाउंस हुआ था कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी होगी तो वो सेंट्रल बैंक के द्वारा ही इशू होगी और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रेड नहीं होगा। तो अब इसके लिए एक बिल भी आ गया था, अभी तक वो पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है। तो एट अ टाइम व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्राउन्स ऑन प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्केप्टिकल है प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज को लेके। इसके बीच में हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैंक कैशा, उन्होंने अपने बैंकिंग ऑपरेशंस इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं फॉर कस्टमर्स ऑफ वर्चुअल करेंसीज, और वो कोऑपरेटिव रूट को ले रहे हैं ताकि आरबीआई की मॉनिटरिंग को बाईपास किया जा सके। कैशा सेज इट हैज़ लॉन्च्ड यूनिकास, द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो फ्रेंडली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कैशा ने ये बोला है कि उन्होंने लॉन्च कर दिया यूनिकास, वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो फ्रेंडली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। इसकी फिजिकल ब्रांचेस इंडिया में भी होंगी और ये इंडिया में एसोसिएट कर रहे हैं यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इट अलाउज सर्विसेज फॉर बोथ क्रिप्टो एंड फिएट फ्रॉम अ सिंगल सेविंग्स अकाउंट, और साथ ही लोन भी दिया जाएगा जिससे क्रिप्टो करेंसीज खरीदी जा सकती हैं। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग इन अ लॉ टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। अब गवर्नमेंट भी लॉ लेके आने वाली है क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए। गौरव सेड यूनाइटेड इज अ मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड एंड वर्क्स अंडर द रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज। तो ये सारी बातें बोली गई हैं। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग बिजनेस में डील नहीं करती है और ये सिर्फ मनी अपने मेंबर्स को ही देती है। तो सोसाइटी डज नॉट कम अंडर द आरबीआई, और ये सोसाइटी आरबीआई के अंदर भी नहीं आती, इसलिए आरबीआई मॉनिटरिंग तो बाईपास हो गई। द प्रमोटर्स ऑफ द सो कॉल्ड बैंक आर टेकिंग द क्रेडिट कोऑपरेटिव रूट टू अवॉइड मॉनिटरिंग ऑफ द आरबीआई। तो ये जो बैंक क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक इन्होंने लॉन्च किए, इन्होंने कोऑपरेटिव रूट लिया ताकि ये आरबीआई के मॉनिटरिंग को अवॉइड कर सके। दे वोंट गेट अ बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई, आरबीआई से इनको बैंकिंग लाइसेंस तो मिलेगा ही नहीं। हाउएवर ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को लेंड कर सकती है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सिस्टेमिक रिस्क है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। एमपी प्लान्स ब्रिज मॉड्यूल एज स्टडीज शो स्टूडेंट्स फार बिहाइंड ग्रेड। तो अभी क्या हुआ कि पैंडेमिक की वजह से स्कूल शट डाउन रहे, तो उसके वजह से कुछ बच्चे अपने ग्रेड के अकॉर्डिंग पीछे चले गए हैं। उन जैसे वो 5th ग्रेड में है, लेकिन अभी तक उन्हें 5th ग्रेड की चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। तो इसके लिए एमपी ने प्लान किया है कि वो एक ब्रिज मॉड्यूल लेकर आएगा। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने ये फाइंडिंग्स को कंफर्म किया है ऑफ इट्स ओन राज्य शिक्षा केंद्र रिगार्डिंग द अलार्मिंग रिग्रेशन इन लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स ओवर द ईयर ऑफ द पैंडेमिक एंड स्कूल शटडाउन्स। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अब रोल आउट करने वाला है एक ब्रिज मॉड्यूल। Released in February, it said that about 92% of children had regressed in one particular language। तो इस रिपोर्ट से पता चला है कि लगभग 92% चिल्ड्रन है वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एबिलिटी में रिग्रेस कर गए हैं, और साथ ही मैथमेटिकल स्किल में लगभग 82% है जो कि बच्चे रिग्रेस कर गए हैं। An internal assessment by the RSK had also shown that while textbooks reached 98% of the 80 lakh government school students till class 8, लेकिन जो WhatsApp पे मटेरियल फॉरवर्ड किया गया वो सिर्फ 30.9% बच्चे ही एक्सेस कर पाए हैं। तो इससे डिजिटल डिवाइड पता चल रहा है। तो वाइल द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड मोहल्ला क्लासेस, गवर्नमेंट ने मोहल्ला क्लासेस अनाउंस किए थे जिससे इस स्टूडेंट तक पहुँचा जा सके, लेकिन इसमें भी कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस थे क्योंकि जब सेकेंड वेव आई तो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत थी। तो इन सब के चलते बच्चों में एक डिवाइड क्रिएट हो गया और कुछ बच्चे पीछे रह गए अपने ग्रेड से। तो एक मॉड्यूल प्लान किया गया है जिसमें फर्स्ट लेग होगा प्रयास, जिसमें वर्कशीट दी जाएगी बच्चों को ताकि उनका वापस से पढ़ाई में इंटरेस्ट आ सके। दूसरा होगा दक्षता उन्नयन, वेयर स्टूडेंट्स विल कवर द बेसिक कॉन्सेप्ट, जो भी प्रीवियस ग्रेड के बेसिक कॉन्सेप्ट इनके छूट गए हैं जिसमें वो रिग्रेस कर गए हैं तो उनको वापस से पढ़ाया जाएगा। इन द फाइनल लेग N1 स्टूडेंट्स विल रिवाइज अगेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और फिर वापस से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कराए जाएंगे। तो इस मॉड्यूल को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रयास, दक्षता उन्नयन और तीसरा N1 स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर प्राइवेट स्कूल्स को 25% सीट्स रिजर्व करनी पड़ती हैं एंट्री लेवल क्लासेस में, जो भी स्टूडेंट्स EWS या DG कैटेगरी के होते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट उन स्कूलों को रीइम्बर्स करती है। तो राइट टू एजुकेशन में 25% सीट्स रिजर्व होती है प्राइवेट स्कूल्स में। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम ये वाला कॉलम डिस्कस करेंगे, वॉर इन अफगानिस्तान मस्ट बी ब्रॉट टू एन एंड बट वॉर इन इंडिया मस्ट रेजिस्ट रश टू नॉर्मलाइज तालिबान।
अब तालिबान अफगानिस्तान में धीरे धीरे ग्राउंड को गेन कर रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो विनिंग सम इंटरनेशनल सपोर्ट फ्रॉम अ डाइवर्स सेट ऑफ एक्टर्स। और साथ ही तालिबान को बहुत सारे एक्टर्स के द्वारा इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है, जैसे कि ब्रिटेन से लेकर रशिया तक। London and Moscow seem impatient and wanting to work with the medievalist force that they see as the powerful new reality that is set to gain control of Kabul। तो लंदन और मॉस्को तो मान ही चुके हैं कि ये न्यू रियलिटी है और जल्द से जल्द तालिबान काबुल का कंट्रोल ले लेगा। और ये जो बाकी एक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं तालिबान को, और इंडिया का स्टैंड बिल्कुल अलग है। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने अपनी रिसेंट विजिट में बोला कि वो लेजिटिमेट मीन से जो रूल करेगा अफगानिस्तान को, वो उनके साथ ही डील करेंगे। तो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू रशिया एंड सेंट्रल एशिया, ही हैज राइटली अंडरलाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स इन रीअरेंजिंग द करंट पॉलिटिकल ऑर्डर इन काबुल टुवर्ड्स एंडिंग द करंट सिविल वॉर इन अफगानिस्तान। तो उनका यही कहना है, सिविल वॉर अफगानिस्तान में तभी एंड आएगा जब यहाँ पे पीसफुल और लेजिटिमेट मीन्स के थ्रू कोई पावर में आएगा। जयशंकर हैज ऑल्सो इंसिस्टेड दैट कि अफगानिस्तान का जो पास्ट है वो उनका फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि तालिबान ने जो रूल किया था 1996 से लेकर 2001 तक, ये फिर से फॉर्मूला नहीं हो सकता फ्यूचर के लिए, फिर से तालिबान रूल नहीं कर सकता अफगानिस्तान में। तो दिस इज अ रीजनेबल प्रोपोजिशन गिवन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट इन ब्लड एंड ट्रेजर दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज मेड इन बिल्डिंग अ मॉडर्न स्टेट इन अफगानिस्तान। तो जब तालिबान के ब्रूटल रूल से अफगानिस्तान बाहर आया था 2001 में, उसके बाद इंडिया ने भी इतने ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए, वापस से अफगानिस्तान को बिल्ड किया गया। अब फिर से सब कुछ तालिबान के हाथ में चला जाएगा तो फिर से वॉर टॉर्न कंट्री हो जाएगा वो। डिस्पाइट द क्लेमर एट होम फॉर एंगेजिंग द तालिबान, पाकिस्तान प्रमोशन ऑफ द मिथ दैट द ग्रुप हैज बीन कन्वर्टेड टू मॉडरेशन। अब यहाँ पर पाकिस्तान का ये कहना है कि अब तालिबान वो वाला तालिबान नहीं रहा, तालिबान अब मॉडरेशन की तरफ जा रहा है। एंड द एंथुसियाज्म फॉर embracing it among some of India's leading partners, Delhi must hold on to the important red line on legitimacy। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है, जो दिल्ली ने अपने लेजिटिमेसी वाला पॉइंट रखा है कि लेजिटिमेट मीन से ही वहाँ पर पावर गेन होनी चाहिए, तो दिल्ली को उस पर फर्म रहना चाहिए। इट इज़ वन थिंग फॉर द वर्ल्ड टू प्रोक्लेम इट्स इनएबिलिटी टू एंगेज इन एन एंडलेस वॉर इन अफगानिस्तान, बट इट इज एंटायरली अनदर टू रश इनटू नॉर्मलाइजेशन ऑफ द तालिबान एज अ लेजिटिमेट फोर्स। लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे हैं वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि हाँ तालिबान लेजिटिमेट फोर्स है। तो वर्ड हैज मच लेवरेज एंड शुड नॉट स्क्वांडर इट बाई प्रीएम्प्टिव नॉर्मलाइजेशन ऑफ द तालिबान। तो वर्ड के पास अभी लेवरेज है, अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने इतना कुछ गेन नहीं किया है, तो नॉर्मलाइज ना करें तालिबान को कि तालिबान अब मॉडरेट हो गया है, जैसे पाकिस्तान ये फैला रहा है कि तालिबान अब मॉडरेट फोर्स हो गया, वो वाला तालिबान नहीं रहा है। तो इतनी जल्दी नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। Meanwhile, ground reports from the territories controlled by the Taliban say little has changed in its behavior। अभी ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, जैसे पाकिस्तान बोल रहा है कि वो मॉडरेट हो गया है, लेकिन ऐसा पता नहीं चल रहा है कि तालिबान मॉडरेट हो गया है। इट इज़ री इम्पोजिंग सीवियर सोशल रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि विमेन पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। इट वांट्स अनमैरिड गर्ल्स ओवर 15 ईयर्स ओल्ड एंड विडोज बिलो 45 ईयर्स एज वाइफ्स फॉर द तालिबान फाइटर्स। तो इससे ये पता चल रहा है कि इनकी सोच कितनी बदली है। इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपीयर टू बी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन तालिबान्स मिलिट्री एडवांसेस। Nothing reveals the abhorrent character of the resurgent forces in Afghanistan more than last week kidnap and torture of the daughter of काबुल एनवॉय टू इस्लामाबाद। तो काबुल अफगानिस्तान के जो एनवॉय थे इस्लामाबाद में, उनकी डॉटर को कैप्चर कर लिया गया था। तो ये बहुत ही नाइव होगा ये एक्सपेक्ट करना कि तालिबान बदल गया है, और ये भी बहुत नाइव होगा ये एक्सपेक्ट करना कि तालिबान इंटरनेशनल कंडक्ट को फॉलो करेगा और प्रिजर्व द मैनी गेन्स मेड बाय द अफगान पीपल इन द लास्ट 2 decades। फॉर दिल्ली इन पर्टिकुलर द रिटर्न ऑफ अ रेडिकल regime इन काबुल विद स्ट्रॉन्ग लिंक्स टू द पाकिस्तान आर्मी। तो दिल्ली के लिए बहुत दिक्कत की बात होगी अगर वहाँ पे काबुल में तालिबान आ गया, क्योंकि तालिबान के स्ट्रॉन्ग लिंक्स है पाकिस्तान आर्मी के साथ ही टेरर प्रॉक्सीज भी हैं, जैसे कि LET, जैश-ए-मोहम्मद वुड प्रेजेंट ह्यूज थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। दिल्ली देन मस्ट बी प्रिपेयर टू डिफेंड इट्स इंटरेस्ट, लेकिन दिल्ली को प्रिपेयर रहना चाहिए अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए हर किसी कीमत पे। दिस इंटर्न नीड्स स्ट्रैटेजिक पेशेंस। तो इसमें हमें पेशेंस की जरूरत है, जैसे सब लोग तालिबान को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हमें अपने स्टैंड पे फर्म रहने की जरूरत है। एट द सेम टाइम दिल्ली मस्ट बी प्रिपेयर टू डिस्कस व्हाट आर रियल एंड सीरियस डिफरेंसेस विद की रीजनल एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स ऑफ द तालिबान एंड द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। तो ऑथर ने बेसिकली इसमें यही कहा है कि तालिबान को जैसे नॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा कि वो मॉडरेट फोर्स हो गया, लेकिन जो तालिबान के एक्शन है वो कुछ और ही बता रहे हैं। तो दिल्ली का जो स्टैंड है कि लेजिटिमेट मीन से ही वहाँ पर पावर गेन होनी चाहिए, तो हमें उस पर फर्म रहना चाहिए। हम नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे बीजिंग्स वर्ल्ड व्यू। तो यहाँ पर चाइना के फॉरेन अफेयर्स के बारे में 2 लोगों ने लिखा था, वांग और येन। तो उन्होंने एक्नॉलेज किया है जो यूएस पॉलिसी, एक्नॉलेजिंग दैट रीसेंट चेंजेस इन द यूएस पॉलिसी मीन दैट रिलेशंस आर अनलाइकली टू ग्रो एनी लेस टेंस और कॉम्पिटेटिव। तो उन्होंने ये बात बताई थी, जो यूएस पॉलिसी
है उसकी वजह से जैसे यूएस पॉलिसी में चेंज आ रहे हैं, तो जो यूएस और चाइना के रिलेशंस हैं वो इतने ही टेंस रहने वाले हैं। जैसे वोंग होल्ड्स अमेरिका रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एडवर्सेरियल एनवायरनमेंट, तो वोंग है उन्होंने ये होल्ड किया है, ये जो एडवर्सेरियल एनवायरनमेंट हुआ है ये अमेरिका की वजह से हुआ है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग द यूएस चाइना रिलेशनशिप हैज़ ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड टू आइडियाज़, कि यूएस चाइना रिलेशनशिप दो आइडियाज़ के अराउंड बिल्ट होती है। पहला ये कि यूएस रिस्पेक्ट करेगा और चाइना की इंटरनल ऑर्डर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करेगा, एंड द आइडिया दैट द चाइनीज विल नॉट इंटेंशनली वीकन द यूएस लेड इंटरनेशनल ऑर्डर, और चाइना बदले में क्या करेगा, जो यूएस लेड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको वीकन करने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसी रिलेशनशिप है, जो चाइना का इंटरनल ऑर्डर यूएस ना डिस्ट्रॉय करे और साथ ही जो चाइना है वो यूएस को वीकन करने की कोशिश ना करे, जो यूएस की डोमिनेंट पोजीशन है। तो दिस इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग वोंग होल्ड्स इज नाउ अनरेवलिंग एंड द अमेरिकन्स आर टू बी ब्लेम। तो वोंग ने ये बोला था अपने राइटिंग में कि ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है खत्म हो रही है और अमेरिका की वजह से खत्म हो रही है। तो वोंग वांट्स अस टू बिलीव दैट दिस सिचुएशन हैज कम टू पास बिकॉज द यूएस इज सीकिंग अ रिजीम चेंज। तो वोंग ने अपने पीस में ये जो लिखा था फॉरेन अफेयर्स में, तो वो ये लोगों को विश्वास दिलाना चाहते थे कि ये जो यूएस और चाइना की कंडीशन हुई है ये यूएस की वजह से हुई है। चाइना अकॉर्डिंग टू बोथ इज नॉट टू ब्लेम इन एनी वे, और चाइना को किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अमेरिका का प्रोवोकेशन है चाइना सिंपली उसका रिप्लाई दे रहा था। वोंग्स एडवाइस टू वॉशिंगटन इज टू रिटर्न टू द अर्लियर इम्प्लिसिट कंसेंसस। तो वोंग ने एडवाइस दी थी यूएस को कि ये जो कंसेंसस बिल्ड था यूएस और चाइना में, तो वापस से अमेरिका को उस पर चले जाना चाहिए। अब दोनों स्कॉलर्स थे वोंग और येन, उनका ये कहना था दैट अनब्रिडल्ड कॉम्पिटिशन ये जो होगा तो इसमें सिर्फ अमेरिका का ही नुकसान होगा। अमेरिका इज प्लेग्ड बाई, क्योंकि अमेरिका में पॉलिटिकल डिसफंक्शन है उनके अकॉर्डिंग, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एथनिक और रेशियल डिवीजन और साथ ही इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है। वोंग इन पर्टिकुलर स्ट्रेचेस द आर्ग्यूमेंट बाई डिस्क्राइबिंग गन वायलेंस, की वहाँ पे बहुत ज़्यादा गन वायलेंस, अर्बन अनरेस्ट है अमेरिका में, अ डिग्री ऑफ क्योस एंड वायलेंस विदाउट पैरेलल इन चाइना। तो अगर कुछ भी हुआ तो नुकसान इसमें अमेरिका का ही होने वाला है। येन यूजेस यूएस इल इंटेंशन टुवर्ड्स चाइना टू जस्टिफाई द पैराडाइम शिफ्ट टू अ मोर असर्टिव फॉरेन पॉलिसी। और ये ने ये बोला ये जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा असर्टिव होती जा रही है, वोल्फ वेरियर डिप्लोमेसी चाइना यूज़ करता है, वो इसीलिए है क्योंकि यूएस का बहुत इल इंटेंशन है चाइना के टुवर्ड्स। फॉर ओवर अ डेकेड चाइना हैज़ बीन अटैकिंग अमेरिकन यूनिपोलैरिटी एंड द कोल्ड वॉर टाइप अलायंस। तो अब चाइना हमेशा से जो अमेरिका की यूनिपोलैरिटी, अमेरिका बिल्कुल डोमिनेंट पावर बना हुआ है, चाइना उसको अटैक कर रहा है, एंड द कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन जो आई है चाइना नहीं चाहता है कि वैसी सिचुएशन वापस से आए। द न्यू चैलेंज फॉर बीजिंग इज हाउ टू बी सीन टू बी चैंपियनिंग द कॉज ऑफ मल्टीपोलैरिटी। तो ऑथर ने यहाँ पर ये बोला है, ये अपने पीस ऑफ आर्टिकल से ये बताना चाह रहे हैं वोंग और येन कि जो बीजिंग है वो चाहता है कि मल्टीपोलैरिटी आए, लेकिन वो खुद को डोमिनेंट भी बताना चाहता है। तो मल्टीपोलैरिटी के नाम पर वो चाइना जो है वो डोमिनेंट पावर गेन करना चाह रहा है। तो द न्यू चैलेंज फॉर बीजिंग इज हाउ टू बी सीन टू बी चैंपियनिंग द कॉज ऑफ मल्टीपोलैरिटी व्हाइल एक्चुअली स्ट्राइविंग फॉर अ डुओपोली विद द यूएस, एज येन क्लेवरली फ्रेजेस इट, अ मल्टीपोलर ऑर्डर विद यूएस चाइना रिलेशंस एट इट्स कोर। तो वो मल्टीपोलैरिटी जो इसमें है वो सिर्फ एक फार्स वाली चीज़ है। टू बिल्ड अ जस्टिफिकेशन फॉर दीज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स येन एडवांसेस सेवरल आर्ग्यूमेंट्स। ही रेफर्स टू चाइना's dual identity, claiming that there is no contradiction between China seeking global co-hegemony and at the same time continuing to be a developing country as a demonstration of its geopolitical alignment। अब यहाँ पर रेफर किया गया है, जैसे कि यान ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए हैं। चाइना डुअल आइडेंटिटी चाहता है कि जैसे अमेरिका को डोमिनेंट पावर माना जाता है वैसे चाइना को भी माना जाए, तो क्लेमिंग दैट देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन चाइना सीकिंग ग्लोबल कोहेजिमनी। ठीक है, साथ ही क्या है, चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्री भी दिखाना चाहता है ताकि WTO में भी उसे फ़ायदे मिलते रहें, उसे सब्सिडीज़ वो ज़्यादा दे सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स पता चल रहे हैं। In case the rest of the world is still confused about what China might be doing differently from America, Yen helpfully adds that America exports its value system, democracy as part of its foreign policy। अब येन ने अपने पीस ऑफ आर्टिकल में ये लिखा है, जो अमेरिका है वो अपनी डेमोक्रेसी इधर उधर फैलाना चाहता है अपने फॉरेन पॉलिसी के नाम पर चाइना ऐसा नहीं करता है। चाइना अपनी फॉरेन पॉलिसी के नाम पर अपना वैल्यू सिस्टम एक्सपोर्ट नहीं करता है। According to Yen, that is because China is developing country with Chinese characteristics, which somehow implies that a political system and governance model can't merely be exported to other countries। तो यहाँ पर अमेरिका अपना वैल्यू सिस्टम एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि चाइना नहीं करता। प्रेसिडेंट जी हैज़ ऑन मोर देन वन ओकेजन रिफर टू द चाइनीज मॉडल एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। पर ऑथर ने बोला ये जो वोंग और येन ने ये जो बात बोली है बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट जी ने बहुत ज़्यादा ओकेजन पर ये सारी बात की है कि जो चाइनीज़ मॉडल वो ऑल्टरनेटिव हो सकता है किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं।
देयर मेन मैसेज टू द अमेरिकन इज टू गिव अप ऑन प्रेशरिंग चाइना। तो अब वोंग और येन अपने जो इन्होंने राइटिंग लिखी थी, ये बस इसे ये मैसेज देना चाह रहे थे अमेरिकन को कि आप चाइना को प्रेशर करना छोड़ दो कि वो अपना पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करे, उनका जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है वो वैसा ही रहेगा, आपके सारे ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ये सब व्यर्थ जाएंगे, एंड टू रिटर्न टू अकोमोडेटिंग द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एज ए लेजिटिमेट ग्लोबल प्लेयर। और वो यूएसए चाहते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को एक लेजिटिमेट ग्लोबल प्लेयर मान लिया जाए। द चाइनीज मैसेज टू द रेस्ट इज टू बेंड टू चाइनाज इनएविटेबल हेजेमनी। और चाइनीज ने मैसेज दिया है सबको कि जो चाइना की इनएविटेबल हेजेमनी है उसको बेंड करने की कोशिश करो। एट द कंक्लूजन ऑफ बोथ एजेस, रीडर्स माइट बी लेफ्ट वंडरिंग व्हाई चाइना वांट्स टू रिटर्न टू द ओल्ड कंसेंसस व्हेन चाइना इज राइज एंड अमेरिकन डिक्लाइन आर बोथ एश्योर्ड। अब इससे ये पता चल रहा है, देखो चाइना तो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा है और हम देख रहे हैं कि अमेरिका डिक्लाइन कर रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद चाइना ही एक पावर होगा, सुपर पावर होगा। तो चाइना क्यों चाहता है ये, जैसे राइटर्स ने लिखा है, तो वो क्यों चाहते हैं कि यूएस और चाइना में वापस से जो इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग थी वो वापस से बन जाए। तो इज इट बिकॉज दे स्टिल नीड अ फ्यू ईयर्स मोर ऑफ कोहेबिटेशन बिफोर दे हैव द पावर टू टॉपल अमेरिका फ्रॉम इट्स ग्लोबल पर्च। तो शायद चाइना को कुछ और साल चाहिए ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके और अमेरिका की पावर को टॉपल कर सके। और इज इट द डीप सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी डेट द पार्टी फील्स डिस्पाइट द क्लेम दैट टाइम एंड मोमेंटम आर ऑन चाइना साइड। तो हो सकता है कहीं ना कहीं चाइनीज़ को ये लग रहा हो कि जो वो क्लेम कर रहे हैं कि वो थोड़े टाइम बाद सुपर पावर बन जाएंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी फील होती है, इसलिए उन्हें और टाइम चाहिए कि यूएस के साथ उनके अच्छे रिलेशंस रहें। How does one explain the stepped-up campaigns for political education among cadres and the restrictions on politically incorrect information its citizens can access if according to Wong the leadership is immensely popular? ठीक है, अगर वोंग और येन ने ये बोला है कि चाइनीज लीडरशिप इमेंसली पॉपुलर है, तो जैसे कि हम देखते हैं चाइना में कभी कभी कैंपेन्स की बात आती है, पॉलिटिकल एजुकेशन अमंग कार्डर्स या रेस्ट्रिक्शंस की बात आती है कोई भी पॉलिटिकल इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पे, तो ऐसी सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं अगर चाइनाज की कम्युनिस्ट पार्टी इतनी लेजिटिमेट है। फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव 3 पॉइंट पे अटेंशन देने की जरूरत है। पहला, द स्टेटमेंट दैट देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन पोस्ट कोविड चाइनीज फॉरेन पॉलिसी, कि कोविड के बाद चाइनीज की फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट आ गया, तो ये सोचने की बात है। सेकंड, येन्स फोर्थराइट स्टेटमेंट दैट बीजिंग व्यूज अमेरिका सो कॉल्ड इशू बेस्ड कोलिशन इज द मोस्ट सीरियस एक्सटर्नल थ्रेट। अब जैसे अमेरिका ने क्वाड बनाया है, ठीक है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए है, तो चाइना बोलता है कि इनसे चाइना को खतरा है और ये मोस्ट एक्सटर्नल थ्रेट है, मोस्ट सीरियस। तो ऐसा है या नहीं है? फाइनली दैट चाइना इज स्टिल ऑफरिंग अकोमोडेशन इफ वॉशिंगटन जस्ट रिस्पेक्ट बीजिंग्स इंटरनल ऑर्डर। और तीसरी बात ये बोली कि अगर यूएस बस चाइना के इंटरनल ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे तो चाइना और यूएस के रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। दैट चाइना इज स्टिल ऑफरिंग अकोमोडेशन इफ वॉशिंगटन जस्ट रिस्पेक्ट बीजिंग्स इंटरनल ऑर्डर एंड एक्नॉलेजेस चाइनाज रिलीजियस रीजनल डोमिनेंस। तो ये वाला आर्टिकल आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें बात की गई है, वोंग और येन ने अपना एक पीस ऑफ आर्टिकल लिखा था, तो ऑथर ने उनके पॉइंट्स को कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्ट किया है जहाँ ज़रूरत लगी है। ये सुरेखा सीकरी पर है, उनकी लेगेसी के बारे में, तो ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। दानिश सिद्दीकी के बारे में इस पर भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट डिस्कस करें एरियाज ऑफ कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन। जुलाई 24, 1991 में हमने अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज किया था। तो इंडिया डिसाइडेड टू अनशेकल द स्पिरिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द मूव टू डी लाइसेंस इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को डी लाइसेंस किया गया था, एलपीजी लेकर आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, टेरिफ्स रिड्यूस किए थे बहुत सारी कमोडिटीज़ पे। तो इट वॉज एन इनडायरेक्ट एडमिशन। तो कहीं ना कहीं हमने ये बात एडमिट की थी, जो हमने सोशलिस्ट स्टेट बनाने की कोशिश की थी इंडिपेंडेंस के बाद, वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है। इसीलिए हमें अपनी इकॉनमी को डी लाइसेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद हमने देखा ओवर द ईयर्स इंडिया की जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है वो लगभग 3.5% पे डबल कर गया। इन सब के पीछे जो हाथ था वो था मनमोहन सिंह का, जो कि हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो मनमोहन सिंह ट्रेड पॉलिसी चेंजेस इंप्रूव द टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर एग्रीकल्चर। बहुत सारे फार्मर्स को भी बेनिफिट मिला था, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत बढ़ गए थे, बट दिस लेड टू हायर डोमेस्टिक प्राइजेस। जब एग्री एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो अपने आप डोमेस्टिक प्राइजेस तो थोड़े बढ़ते हुए दिखते ही हैं, तो एग्री एक्सपोर्ट्स बढ़ गए थे, उसके कारण हायर डोमेस्टिक प्राइस आ गए थे। 1991 में मनमोहन सिंह ने कोशिश की थी कि वो डेयरी सेक्टर को भी डी लाइसेंस कर दें, लेकिन स्टिफ अपोजिशन आए थे वर्गीस क्यूरियन के द्वारा, जिनको कि चैंपियन ऑफ कोऑपरेटिव्स और मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एज अ कॉम्प्रोमाइज नरसिम्हा राव ने डिसाइड किया था वो सिर्फ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को पार्शियली डी लाइसेंस करेंगे, पूरी तरीके से डी लाइसेंस नहीं करेंगे। इट वॉज आफ्टर 10 years in 2002 दैट द डेयरी सेक्टर वॉज फुली डी लाइसेंस्ड। फिर 10 सालों बाद 2002 में पूरी तरीके से डेयरी सेक्टर को डी लाइसेंस किया गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे।
तो जो डेवलपमेंट्स देखे गए हैं डेयरी सेक्टर में वो प्रूफ हैं इस बात के कि कंपटीशन बिटवीन कोऑपरेटिव्स एंड कॉर्पोरेट डेयरी प्लेयर्स से सबको बेनिफिट मिला, फार्मर्स को भी बेनिफिट मिला, कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिला। तो कोऑपरेटिव्स और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों को ही आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। क्वीन इन्वेंटेड द ओरिजिनल अमूल मॉडल। तो जो अमूल मॉडल चल रहा है जिसमें मिल्क कलेक्ट किया गया था, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्मॉलर मार्जिनल फार्मर से मिल्क कलेक्ट किया जाता है, फिर अमूल के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के द्वारा उसे प्रोसेस किया जाता है और मेट्रो सिटीज़ फिर सेकंड और थर्ड ईयर सिटीज़ में उसे बांटा जाता है। बट विद द एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, अभी प्राइवेट सेक्टर भी आ चुका है, द व्हील्स ऑफ दिस मॉडल गॉट विंग्स। और उसके बाद जब कॉर्पोरेट और ये प्राइवेट सेक्टर में कॉम्पिटिशन होता है तो उसके कारण सबको फायदा मिलता है। तो टुडे बोथ ब्रोकर रफली द सेम क्वांटिटीज एंड ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है अगर हम कोऑपरेटिव से कंपेयर करें। अब यहाँ पर एक नई मिनिस्ट्री की बात की गई जो कि मिनिस्ट्री फॉर कोऑपरेशन बनाया गया है। तो इंडिया परहैप्स पहला कंट्री होगा जिसमें ऐसी मिनिस्ट्री है। वन विल हैव टू वेट, और देखने की बात है कि ये नई मिनिस्ट्री का एजेंडा क्या है और ये क्या करती है, कंट्री को आगे कैसे लेकर जाती है। हाउएवर इंडिया स्ट्राइव्ड विद द कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे यहाँ से पहले भी बहुत सारे हुए हैं, तो कुछ तो सक्सेस हैं पर ज़्यादातर फेलियर्स हैं। देयर आर कोऑपरेटिव्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, रूरल सेक्टर में भी, अर्बन सेक्टर में भी, लेकिन परफॉर्मेंस देखो इन कोऑपरेटिव्स की तो ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। ओवरऑल क्रेडिट में इनका शेयर बहुत कम है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, एनपीएस भी इनके ज़्यादा ही हैं और साथ ही फ्रॉड तो होते ही रहते हैं। तो इट इज़ ऑफन बिलीव्ड दैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैड ह्यूज ट्रांजैक्शन। अब डीमोनेटाइजेशन जो फेल हुआ वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा ही फेल हुआ, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत ज़्यादा बैकडोर एंट्री से क्या किया गया, लोगों के नोट सही किए गए कि उनका पहले अकाउंट खोल दिया गया बैक डेट में, तो ये सारी चीज़ें की गई क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की सारी चीज़ें अभी डिजिटाइज नहीं थी and in fact were one of the main factors responsible for the failure of demonetization. शुगर कोऑपरेटिव्स देखो महाराष्ट्र में, तो पहले तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लेकिन बाद में अभी भी वो सब भी डोलड्रम्स में ही। इनफैक्ट कुछ तो प्राइवेट सेक्टर को बेच भी दी गई हैं। इंटरेस्टिंगली सम ऑफ द वेरी पीपल हु वर रनिंग दीज कोऑपरेटिव फैक्टर्स उन्होंने बेच दिए इनको थ्रो अवे प्राइसेस में। अब ऑथर ने बोला वापस हम मिल्क पर आते हैं, तो इट इज़ here that the performance of the cooperative champion गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको पोस्टर ब्रांड अमूल से बेचा जाता है, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो वो इतना सक्सेसफुल कैसे रहा है? इनिशियली ड्यूरिंग ऑपरेशन फ्लड, जब ऑपरेशन फ्लड हुआ था तो बहुत ज़्यादा हाईली कंसेशनल टर्म्स पे इन्हें कैपिटल प्रोवाइड किया गया, लेकिन ज़्यादातर इनकी सक्सेस क्वीन को जाती, वर्गीस क्वीन को, जिन्होंने प्रोफेशनलिज्म रखा और साथ ही बिजनेस को पॉलिटिक्स से दूर रखा। ही सपोर्टेड, उन्होंने डेयरी फार्मर्स को स्ट्रांगली सपोर्ट किया। एंड डिस्पाइट द ग्रैंड सक्सेस ऑफ गुजरात मिल्क कोऑपरेटिव, अब गुजरात का मिल्क कोऑपरेटिव तो बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके बाद भी बाकी स्टेट्स ने इसे कॉपी क्यों नहीं किया? जैसे यूपी है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, उसके बाद भी वहाँ पर कोऑपरेटिव्स बिल्कुल नहीं आए। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द मिल्क जो कि प्रोकर होता है कोऑपरेटिव्स के द्वारा, वो या तो गुजरात से आता है या तो कर्नाटका से आता है। अब जो कर्नाटका की स्टोरी है वो बिल्कुल अलग है। इन इट्स ईगरनेस टू प्लीज मिल्क फार्मर्स, तो ये मिल्क फार्मर्स को प्लीज करना चाहते थे, इसलिए कर्नाटका मिल्क प्रोडक्शन जो थी वो, उनका ब्रांड नेम है नंदिनी, तो वो लगभग 5 से 6 पर लीटर रुपए एक्स्ट्रा दे देते थे फार्मर्स को। तो दिस सब्सिडी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, जिसके कारण टैक्स पेयर्स को लगभग 1260 करोड़ पे करने पड़े 2019-20 में। तो एक्स शेकर को लगभग 1260 करोड़ रुपए सब्सिडी में देने पड़े। तो केएमएफ ब्रोकर्स अ लॉट ऑफ मिल्क। अब केएमएफ क्या करती है, बहुत सारा मिल्क ब्रोकर करती है और लोअर प्राइसेस में मार्केट में बेच देती है। अब कर्नाटक ऐसा कर रही है, तो महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं, मिल्क फार्मर्स, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 कंट्री होते और अगर कर्नाटका इस तरीके से सब्सिडी दे रही होती, 5 से 6 पर लीटर एक्स्ट्रा दे रही होती, तो ये केस WTO में चल रहा था। बट सिंस ये ज्वाइनिंग स्टेट्स, तो महाराष्ट्र फार्मर्स किससे कंप्लेन करें? इफ द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कैन आयरन आउट सच डिस्टॉर्शन, अगर नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इस डिस्टॉर्शन को दूर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। जैसे सब्सिडाइजेशन की वजह से महाराष्ट्र के मिल्क फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। कोऑपरेटिव्स में अभी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की भी ज़रूरत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन उन्हें सॉफ्ट लोन्स दिला सके इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का एक काम ये हो सकता है। ऑथर ने ये भी बोली कि प्राइवेट सेक्टर को भी ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए और फिर हमें देखना चाहिए कि कैसे इंडिया ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि कोई भी मॉडल अपने आप में बेस्ट नहीं होता, हर मॉडल में एक फ्लॉ होता है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर दोनों की दी जाए, कोऑपरेटिव्स को भी प्राइवेट सेक्टर को भी, फिर देखा जाए कि कौन सा मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इज क्रिटिकल टू सी विच मॉडल सूट्स इंडिया द बेस्ट। ऑफकोर्स कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट का एंडेवर है कि हम एक को सपोर्ट करेंगे दूसरे को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनली कैन द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इंश्योर लीस्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, और साथ ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम से कम होना चाहिए कोऑपरेटिव्स में। तो ऑथर ने बेसिकली 3 बात बोली है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव को जो करनी चाहिए, जो नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी है, पहली बात ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए सॉफ्ट लोन देने चाहिए। ये जो सब्सिडाइजेशन होता है उससे डिस्टॉर्शन होता है मार्केट में, उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर रखना चाहिए
कोऑपरेटिव्स को। हम आगे चलते हैं। ये क्राइम ऑफ स्टेट के बारे में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा से पता चला लगभग 1800 प्रिजनर्स की डेथ हो गई है 2018 में। 70% ऑफ इसमें जिनकी डेथ हुई वो अंडर ट्रायल्स में, मतलब वो अभी कन्विक्ट हुए ही नहीं थे। सो इट कैन बी सेफली एज्यूम कि लार्ज परसेंटेज जो प्रिजन में मर रहे हैं लोग वो अभी किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट तक नहीं हुए हैं। अभी किस वजह से, तो ओवर क्राउडिंग है, डिलेड मेडिकल अटेंशन, किसी इनमेट की तबीयत खराब होती है तो मेडिकल अटेंशन बहुत देर में मिलता है, अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, मॉल न्यूट्रिशन हर इंडियन प्रिजन में। आर्टिकल 21 में प्रॉमिस किया गया कि नो पर्सन शेल बी डिनाइड लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये चीज आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रही है। द एनसीआरबी डेटा रिवील्स दैट द नंबर ऑफ दोस्त जो प्रिजन में मर रहे हैं वो लोग हर दिन ऊपर ही जा रहे हैं। गिवन दैट इनकार्सरेटेड पीपल आर अनेबल टू एक्सेस मेडिकल फैसिलिटीज एंड हेल्दी फूड। तो जो जेल की कंडीशन है इंडिया में वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती है, अच्छा भोजन नहीं मिलता है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टेट और जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है that they are only deprived of their liberty and are not exposed to any additional torture। उनको लिबर्टी तो उनको डिप्राइव कर ही रहे हो, उसके बाद और भी सारी कंडीशंस जैसे डिलेड मेडिकल अटेंशन, अनहाइजीनिक कंडीशन, फूड नहीं मिल रहा, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए उन्हें जल्द से जल्द। प्रिजन ऑफेंसेस में मेंशन है, एक एक्ट है प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। अगर कोई भी इनमेट कोई ऑफेंस करेगा, ठीक है, तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन नो कंडक्ट ऑफ द प्रिजन अथॉरिटी इज क्रिमिनलाइज। लेकिन प्रिजन अथॉरिटी कुछ भी करे तो उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाता। इट ग्रांट्स देम इम्यूनिटी, और ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि प्रिजन अथॉरिटी जो भी कर रही होंगी वो भले के लिए कर रही होंगी। एंड डू रिजल्ट इन द डेथ ऑफ इनमेट्स। व्हाई दिस शुड नॉट बी एक्नॉलेज्ड एज एक्स्ट्रा जुडिशियल टॉर्चर। तो ये लोग जो जेल में मर रहे हैं उनको आप एक्स्ट्रा जुडिशियल टॉर्चर की तरह क्यों नहीं एक्नॉलेज कर रहे हो और इसे एक ऑफेंस क्यों नहीं बना रहे हो? वेयर इज द ऑस्टेंशियल पर्पस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का पर्पस किसी को सजा देना नहीं होता, उसका पर्पस होता है लोगों को रिफॉर्म करना। तो यहाँ पर रिफॉर्मेशन तो हो ही नहीं रहा। अगर इंसान को इतनी खराब कंडीशन में रखोगे तो वो रिफॉर्म कैसे होगा? 1995 में राजन पिल्लाई जिनको डिटेन किया गया था फॉर एक्स्ट्राडिशन टू सिंगापुर फॉर एन इकोनॉमिक ऑफेंस, जो कि उन्होंने हु डिड नॉट इवन कैरी ए लाइफ सेंटेंस, डाइड इन तिहाड़ जेल। तो इसके लिए अब कंडीशन इतनी ज़्यादा जेल की खराब थी कि उनकी डेथ हो गई। तो लीला स्टेट कमीशन बनी थी अपॉइंटेड बाय द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की इंक्वायरी करने के लिए कि ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ, उनकी डेथ क्यों हुई। तब पता चला पुअर हाइजीन और मेडिकल नेग्लिजेंस के वजह से उनको लिवर सिरहोसिस हो गया था, उसकी वजह से सीरियस टर्न हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो द फेलियर टू गिव हिम अप्रोप्रिएट एंड टाइमली मेडिकल अटेंशन। अगर उसके बाद भी जेल की खराब कंडीशंस, तो उनको बीमारी तो हो ही गई, लेकिन अगर मेडिकल अटेंशन दी जाती तो वो बच सकते थे। डिस्पाइट हिज हाई फीवर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज डेथ। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने नीना पिल्लाई अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया था कि 10 लाख की कॉम्पनसेशन दी जाएगी पिटिशनर्स को और लीला स्टेट कमीशन के रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाएगा। येट एनसीआरबी स्टैटिस्टिक डेटा ये शो करते हैं कि हर साल ही अंडर ट्रायल पॉपुलेशन की जो डेथ हो रही है वो बढ़ती जा रही है, अंडर ट्रायल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जेल्स में। अभी फादर स्टैन स्वामी की डेथ हो गई जो 84 साल के थे, उनको पार्किंसंस डिजीज थी, उसके बाद भी उन्हें सिपोरास्ट्रॉल लेने के लिए बार बार जेल की अथॉरिटी से बोलना पड़ा। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है, द offense alleged and not the vulnerability of the inmate to COVID are we deterring crimes or are we creating a police state? क्या पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन विच अ सिटीजन, जिसमें सिटीजन को इम्प्रिजन कर दिया जाता है बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशन में, उसे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है, सिर्फ किसी स्लिम एविडेंस की बेसिस पे या तो डिस्प्रोपोर्शनेट चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो क्या ये इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी में है? तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बोली हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे एडिस अबाबा है, तो ये एडिस अबाबा कहाँ पर है? तो ये इथोपिया में है, ठीक है। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। बिल ऑन एयर क्वालिटी कमीशन ड्रॉप्स क्लॉज ऑन जेल टर्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अब इस बार टेबल करेंगे एयर क्वालिटी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड जॉइनिंग एरियाज बिल 2021। अभी तक ये ऑर्डिनेंस था, तो अब इसको बिल प्लेस किया जाएगा ताकि इस बिल को पास किया जाए। तो इसमें जेल टर्म्स थी स्टबल बर्निंग, लेकिन कोई भी फार्मर स्टबल बर्निंग करेगा तो उसमें जेल टर्म दी जाएगी, लेकिन अब उस जेल टर्म वाले क्लॉज को हटा दिया गया है। साथ ही अब जो स्टबल बर्निंग करेगा उसके ऊपर एक फी लेवाई की जाएगी, एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन फी, लेकिन कोई भी क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। तो बट व्हाट वी हैव प्रपोज्ड इज दैट एन एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन फी बी लेवाइड ऑन दोज हु आर फाउंड टू बी इंगेज्ड इन स्टबल बर्निंग। तो कोई भी स्टबल बर्निंग में इंगेज होगा तो उसके ऊपर एक कॉम्पनसेशन फी लेवाई की जाएगी। तो वी डू नॉट बिलीव दैट द लेवाइंग ऑफ कॉम्पनसेशन, तो ये कोई इशू नहीं होगा कॉम्पनसेशन के, ऐसा अथॉरिटीज़ का मानना है। ये जो कमीशन बनाई जा रही है ये रिप्लेस करेगी एनवायरमेंटल पोल्यूशन अथॉरिटी और ईपीसी है जो कि सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी थी, अब इसको रिप्लेस करेगी। अभी नई कमीशन आ रही है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन।
विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट सोर्सेज सेइंग दैट द बॉडी हैड बिकम इनइफेक्टिव ओवर टाइम, क्योंकि ईपीसीए बहुत इनइफेक्टिव हो गई थी पिछले कुछ समय से। अब न्यू बॉडी को थोड़ी पावर दी जा रही है, जैसे कि इसके पास पावर होगी डायरेक्शंस इशू करने के लिए और साथ ही कंप्लेंट्स को एंटरटेन करने के लिए, जो भी इसको जरूरत लगती है पोल्यूशन को कम करने के लिए, इन प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द एयर एनसीआर और बाकी सारे एरियाज हैं आसपास के, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। कमीशन विल ऑल्सो ले डाउन पैरामीटर्स, कमीशन पैरामीटर्स भी रखेगी कि कैसे एयर पोल्यूशन को कम किया जाए, क्लीन एयर कैसे लाई जाए। साथ ही वॉयलेटर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज की एंड एनी अदर पोल्यूटिंग यूनिट इन द रीजन। इसके अलावा इसके पास ये भी पावर होगी कि कुछ यूनिट्स को शट डाउन भी कर सके जो कि पोल्यूशन के क्राइटेरिया को नहीं फॉलो कर रही हैं। तब कमीशन के पास ये भी पावर होगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के डायरेक्टिव्स हैं उनको भी ये ओवर रूल कर सकता है, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं वो पोल्यूशन नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उसके वायलेशन में हो। तो इस कमीशन के पास काफ़ी पावर्स होंगी, तो देखते हैं हो सकता है पोल्यूशन कम हो जाए कमीशन के आने के बाद। हम आगे चलते हैं। गुजरात में क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम डेफिसिट हो गया। वो इसलिए हो गया है क्योंकि हर बार क्लास 10th से क्लास 11th में लगभग 47-48% बच्चे पास होते थे, लेकिन इस बार मास प्रमोशन के चलते सारे ही बच्चे 11th में जाएंगे, तो सीट्स की कमी हो गई, क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई, टीचर्स की कमी हो गई है। तो इवन एज द गुजरात गवर्नमेंट प्लान्स टू रीस्टार्ट क्लासेस फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को अब ह्यूज डेफिसिट देखने को मिल रहा है क्लासरूम में। तो इन्होंने ये सोचा है हम ऑड इवन रखेंगे, 75% स्टूडेंट को एक क्लासरूम में अलाउ करेंगे, एक दिन ऑड रोल नंबर वाले आएंगे, एक दिन इवन रोल नंबर वाले आएंगे, टीचर्स को गेस्ट फैकल्टी के रूप में रख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें करके वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को। आगे चलते हैं। यहाँ पे धांगर कम्युनिटी है, तो धांगर कम्युनिटी गोवा की धांगर कम्युनिटी है और साथ ही इन्हें शेड्यूल ट्राइब्स में इंक्लूड करने की बात की जा रही है, तो गोवा में है यह धांगर कम्युनिटी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंजुगल राइट्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो कल मैंने कंजुगल राइट्स के बारे में आपको बताया था, आज इसमें एक्सप्लेन सेक्शन आया, तो हम देखते हैं। What is the provision under challenge? अब हम देखते हैं प्रोविजन है क्या। प्रोविजन है सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो कि डील करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो अगर हम देखें तो टेक्निकलिटी में इसको ऐसे रीड किया जाता है, व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, तो कोई भी हस्बैंड या वाइफ बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज से withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court। तो अपने स्पाउस को छोड़ दिया हो तो जो aggrieved party वो अप्लाई कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि restitution of conjugal rights के लिए, on being satisfied of the truth of the statement। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है और कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि एप्लीकेशन क्यों ना ग्रांट किया जाए, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री कोर्ट सुना सकता है। तो कॉन्जुगल राइट्स हैं क्या? तो कॉन्जुगल राइट्स आर राइट्स क्रिएटेड बाय मैरिज। तो मैरिज के बाद ये कॉन्जुगल राइट्स क्रिएट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है हस्बैंड या वाइफ का राइट है टू द सोसाइटी ऑफ द अदर स्पाउस। लॉ 3 चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, बोथ इन पर्सनल लॉज डीलिंग विद मैरिज, डिवोर्स, एंड इन क्रिमिनल लॉ रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड एलिमनी टू ए स्पाउस। तो अगर किसी का स्पाउस उसे छोड़कर चला जाता है तो जो दूसरा है वो कोर्ट में जाके रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए अपील कर सकता है। मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए भी, ये तो पर्सनल लॉ में आता है बेसिकली। तो सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइजेस वन एस्पेक्ट ऑफ कंजुगल राइट्स कि राइट टू कंसोर्टियम एंड प्रोटेक्ट इट्स बाय अलाउइंग अ स्पाउस टू मूव कोर्ट टू इन्फोर्स द राइट। अब ये जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है हिंदू पर्सनल लॉ में भी है, सिमिलर प्रोविजन मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी एग्जिस्ट करते हैं और क्रिश्चियन फैमिली लॉ में भी है। तो हाउ कैन अ केस अंडर सेक्शन 9 बी फाइल्ड इफ अ स्पाउस रिफ्यूजेस कोहैबिटेशन? तो किसी के स्पाउस ने साथ में रहने से मना कर दिया है तो दूसरा जो स्पाउस है वो फैमिली कोर्ट में जा सकता है कोहैबिटेशन के लिए डिक्री मांगने, ठीक है। तो अगर किसी का स्पाउस उसके साथ रहना नहीं चाहता उसके बाद भी दूसरे को ये पावर है कि वो कोर्ट में जाके रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए जा सकता है। अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि हाँ यहाँ पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होना चाहिए, उसके बाद भी दूसरा इंसान नहीं जा रहा, उसका स्पाउस नहीं जा रहा उसके साथ रहने, तो कोर्ट यहाँ पे फोरफीट भी करवा सकती है प्रॉपर्टी को कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लो। हाउएवर इस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। नॉर्मली व्हेन स्पाउस फाइल्स फॉर डिवोर्स, अब कोई एक स्पाउस दूसरे से डिवोर्स चाहता है लेकिन दूसरा नहीं चाहता उससे डिवोर्स, तो दूसरा क्या करता है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए फाइल कर देता है। तो द अदर स्पाउस फाइल्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इफ ही और सी इज नॉट एन एग्रीमेंट विद द डिवोर्स। तो मतलब एक इंसान को जबरदस्ती दूसरे के साथ रहने के लिए फोर्स किया जाएगा भले वो रहना नहीं चाह रहा है। तो व्हाई हैज द लॉ बीन चैलेंज? तो लॉ को क्यों चैलेंज किया गया? तो लॉ को इस बेसिस पे चैलेंज किया गया कि ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। The plea by 2 students argues that a court-mandated restitution of conjugal rights amounted to a coercive act on the part of the state। कि अगर आप किसी स्पाउस को दूसरे के साथ रहने के लिए फोर्स कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि स्टेट के पार्ट पे कोर्सिव एक्ट आप उसे फोर्स कर रहे हो और इससे एक इंसान की सेक्सुअल और डिसीजनल ऑटोनॉमी वायलेट होती है और राइट टू प्राइवेसी और डिग्निटी के अगेंस्ट भी है, जो कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला था। तो ऑल्दो द प्रोविजन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अर्लियर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपहेल्ड किया
किया था। 9 जज बेंच लैंडमार्क वर्डिक्ट इन द प्राइवेसी केस सेट द स्टेट फॉर पोटेंशियल चैलेंजेस टू सेवरल लॉज। हमने देखे कि बहुत सारे लॉज ऐसे हटा भी दिए गए, जैसे होमोसेक्सुअलिटी की क्रिमिनलाइजेशन हटा दिया गया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अभी भी चल रहा है, 2 फिंगर टेस्ट इन रेप इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला, ऑल्दो द प्रोविजन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अर्लियर, लीगल एक्सपर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट that the 9 judge bench landmark verdict in the privacy case set the stage for potential challenges to several laws. Although the law is ex facie on the face of it, ये हमें लगता है लॉ जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ के साथ रहना चाहता हो तो हस्बैंड जा सकता है, वाइफ हस्बैंड के साथ रहना चाहती है तो वाइफ जा सकती है। ये हमें फेस ऑफ द इट पे ऐसा लग रहा है बहुत जेंडर न्यूट्रल लॉ है, क्योंकि ये वाइफ और हस्बैंड दोनों को अलाउ करता है कि दोनों रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को सीक कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे कि इंडिया का फैमिलियल स्ट्रक्चर है, उस तरीके से विमेन को डिसप्रोपोर्शनलिटी अफेक्ट करता है। विमेन आर ऑफन कॉल्ड बैक टू मैरिटल होम्स, जैसे कोई भी औरत नहीं रहना चाहती अपने पति के साथ तो वो छोड़कर चली जाती है, लेकिन इस लॉ के बेसिस पर उसे वापस बुला लिया जाता है। तो वुमेन आर ऑफन कॉल्ड बैक टू मैरिटल होम्स अंडर द प्रोविजन, एंड गिवन दैट मैरिटल रेप कभी क्राइम है ही नहीं, तो जबरदस्ती उन्हें कोहेबिटेशन में रहना पड़ता है। अब कोर्ट ने क्या बोला, तो कोर्ट ने 1984 में हिंदू मैरिज एक्ट में इन द सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा इसे अपहेल्ड किया था कि ये एक सोशल पर्पस है कि जो मैरिज उसको तोड़ने से रोका जाए, इसलिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स सोशल फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए काम करता है, और इसे अपहेल्ड किया गया था। बाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था, लेकिन उसके बाद स्ट्राइक डाउन ये कहते हुए किया था, द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट इन अ मैटर सो इंटीमेटली कंसर्न द वाइफ और द हस्बैंड, जो हस्बैंड और वाइफ को छोड़ देना चाहिए वो अपना मैटर कैसे डिसाइड करे, उसमें स्टेट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का कहना था। कोर्ट हैड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट कंपेलिंग सेक्शुअल कोहेबिटेशन, अगर आप ऐसे फोर्स करोगे कोहेबिटेशन करो, सेक्शुअल कोहेबिटेशन करो, तो इसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं विमेन के लिए। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे अपहेल्ड कर दिया। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कोहेबिटेशन ऑफ कंसोर्टियम्स हमें ये पता चलता है ये लॉ कितना अगेंस्ट है। अभी ये वापस से सुप्रीम कोर्ट में गए, इसे चैलेंज किया गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है देखने की बात है। आगे चलते हैं। हबल टेलीस्कोप, तो हबल टेलीस्कोप नेम्ड आफ्टर द एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल, द ऑब्जर्वेटरी इज द फर्स्ट मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो नासा का हबल टेलीस्कोप, इसमें कुछ ग्लिच आ गया था, काम नहीं कर रहा था, अब वापस से काम करने लग गया। तो अकॉर्डिंग टू नासाज वेबसाइट द लॉन्च एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ हबल टेलीस्कोप मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांस है गैलीलियोस टेलीस्कोप के बाद। तो हबल टेलीस्कोप आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत क्या है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, द्वीबा ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत लिया, नेपाल पार्लियामेंट में फ्लैश फ्लड्स आ गए हैं, कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, जेट स्ट्रीम में कुछ डाइवर्जन हो गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एफपीआई ने कितना प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पर हम पोर्टल की बात करेंगे, प्राप्ति पोर्टल। द प्राप्ति पोर्टल वॉज लॉन्च इन May 2018 टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन पावर परचेज ट्रांजेक्शन। तो जो भी पावर परचेज डिस्कॉम में ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्राप्ति पोर्टल लॉन्च किया गया था। अब डिस्कॉम्स तो हमेशा लॉस में रहते ही हैं, तो उसके लिए सरकार ने अभी क्या लॉन्च किया है, जैसे उदय तो लॉन्च किया था उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अब इन May तक गवर्नमेंट अनाउंस ₹90,000 करोड़ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन फॉर डिस्कॉम्स की 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूजन दी जाएगी डिस्कॉम्स को, अंडर विच दीज यूटिलिटीज़ को लोन मिलेंगे सस्ते दामों में फ्रॉम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और REC के द्वारा, ताकि ये जनरेशन कंपनीज जो हैं वो आसानी से अपना काम कर सके। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।